कास्ट का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे, जिसे हम कंप्लीट करेंगे। तो हम आज पढ़ेंगे कास्ट इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। हमें पता है कि 1947 में हमारा जो इंडिया था वो आज़ाद हो गया था, उसे मिल गई थी इंडिपेंडेंस। इस पॉइंट तक आते आते कास्ट जो है वो सबके दिमाग में आ चुकी थी। इसका मतलब ये है कि कास्ट से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें शुरू हो चुकी थी। अनटचेबल जो लोग थे उनके प्रोटेस्ट शुरू हो चुके थे 19th सेंचुरी से ही। डिप्रेस्ड क्लासेस बन गई थी, उनके डिप्रेस्ड क्लासेस के ग्रुप्स बन गए थे। और यहीं पर हमारे बहुत सारे लोग निकल के आए थे जिन्होंने रिफॉर्म लाने की कोशिश करी, जिन्होंने चेंजेस लाने की कोशिश करी कास्ट सिस्टम में, ताकि जो लोअर कास्ट पीपल हैं उन्हें जो है हेल्प मिल सके। जैसे कौन कौन आया था? ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले आए थे। बाबा साहिब अम्बेडकर, जिनका नाम कोई नहीं बोल सकता, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता भी कहलाते हैं वेस्टर्न इंडिया से, ये थे। ठीक है, इसके अलावा अय्यन कली, श्री नारायण गुरु, SNG, अयोंथी दास, पीरियर, जिनका नाम काफ़ी बड़ा है, EV रामस्वामी नायकर। तो ये सब जो लोग थे ये साउथ के हैं। अय्यन कली से लेके ये साउथ के कुछ रिफॉर्मर्स के नाम हैं। तो ये कुछ लोग थे जो सामने आए थे डिप्रेस क्लासेस के लिए रिफॉर्म्स लेकर। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर जो है इन्होंने अनटचेबिलिटी के बारे में भी हम बात करेंगे। अनटचेबिलिटी को लेकर इन्होंने रिफॉर्म्स लाने शुरू किए थे 1920 से। ठीक है, और काफ़ी सारे एंटी अनटचेबिलिटी प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए। कांग्रेस का भी ये काफ़ी मेन एजेंडा रहा कि इन लोगों की हेल्प करना और अनटचेबिलिटी को भगाना। ठीक है, और यही मानते थे। नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान भी जो भी कास्ट मूवमेंट हुई है उसमें भी यही था कि कास्ट को जो है एज अ सोशल लीवल देखना है। और जो कांग्रेस है उसने ये देखा कि हम कास्ट को ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि हम कास्ट से रिलेटेड जब भी हम नेशनल मूवमेंट करेंगे तो हम ये चीज़ देख सकते हैं, हम इस चीज़ को कह के लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि कास्ट के नाम पर ब्रिटिशर्स हमें डिवाइड कर रहे हैं। दे वांट टू डिवाइड इंडिया, जो पहला उनका कहा जाता है कि उनका पुराना फंडा है डिवाइड एंड रूल वाला। ठीक है, उसके बाद करते हैं महात्मा गांधी की बात। महात्मा गांधी ने जो है बहुत सारा वर्क किया लोअर कास्ट को उठाने के लिए। हमें पता है उन्होंने हरिजन नाम दिया था, यानी भगवान के बच्चे। ठीक है, ये हरिजन नाम भी उन्होंने 1920s में दिया था, जो बाकी के चैप्टर में आगे के चैप्टर में है। तो और इन्होंने लोअर कास्ट को उठाने के लिए, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया था। इसके बाद बात करते हैं इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ। ये तो हमारी कहानी हो गई कि कौन कौन आया मूवमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ से इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ। दो तरह की चीज़ हुई। कॉन्ट्रडिक्शन समझते हो? कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है एक टाइम पे दो अपोजिंग थिंग्स हो रही हैं। एक टाइम पे दो अपोजिंग थिंग्स हो रही हैं। एक तरफ क्या था, जो इंडियन स्टेट बनी थी, स्टेट का मतलब यहाँ पे मेरे गवर्नमेंट से है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या था, इंडियन गवर्नमेंट के देख रही थी कि एक तरफ क्या है, अगर स्टेट जो है वो कास्ट को अबॉलिश करती है, ठीक है, अबॉलिश को करना चाहिए। अबॉलिश करना चाहिए का मतलब है कास्ट के जो भी ईविल्स हैं उन्हें अबॉलिश करना चाहिए। और ये चीज़ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन करी, क्योंकि आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को बैन करता है। और दूसरी तरफ क्या थे, इन लोग को डर था कि अगर ये लोग ज़्यादा रेडिकल मेजर्स का मतलब ये होता है एकदम डायरेक्ट थिंग, अगर ये डायरेक्ट अटैक करेंगे कास्ट के सोशल इवल्स पे तो क्या होएगा, इकोनॉमिक बेसिस जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो ज़्यादातर लैंड वगैरह थी, सब चीज़ थी, वो थी अपर कास्ट पीपल के पास, तो उस चीज़ को एकदम से ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने क्या सोचा, हम क्या करते हैं, एकदम से हम रेडिकल मेजर नहीं ले सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम कास्ट को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। इग्नोर का मतलब क्या है कि जैसे पब्लिक एराना की बात कर रही हूँ, मतलब जो गवर्नमेंट के थ्रू स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, जॉब्स थी, उनके अंडर क्या है, पब्लिक एराना के अंदर कास्ट की कोई जगह नहीं होगी कि कास्ट पे ये चीज़ बेस नहीं होगी। सब क्या करेंगे, इक्वल टर्म्स पे एंटर कर सकते हैं इन चीज़ों में। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने क्या करी, जो SC ST थी उनके लिए रिजर्वेशंस रखी। ठीक है, सो हम बात कर रहे थे इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ। इंडिपेंडेंस के बाद आई प्राइवेट इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ। देखो एक सिंपल सी बात है कि आज के टाइम में अगर तुम मेट्रो में जा रहे हो, ये रही तुम्हारी मेट्रो, ठीक है, यहाँ पे वो हैंगर से जो होते हैं वो है, और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, यहाँ पे बंदा खड़ा है, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला बंदा कौन सी कास्ट का है, वो लोअर कास्ट का है या अपर कास्ट का है। इस चीज़ से आज के टाइम पे कोई मतलब नहीं पड़ता।
तो ये सब चीज़ें आई कैसे हैं? अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जब बंदे जॉब करने निकलते हैं ना तो वो कास्ट नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अर्बनाइजेशन ने ऐसी कंडीशंस क्रिएट करी हैं कि हम कास्ट के बेसिस पर अलग अलग रह ही नहीं सकते। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से कि ये जो मॉडर्न मेथड्स या फिर मॉडर्न प्रोसेसेस आए हैं, इनकी वजह से कास्ट के सिस्टम में बहुत ही फ़र्क पड़ा है, कास्ट को अफेक्ट किया है। इसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस की। जैसे जैसे एजुकेशन आती है, एजुकेशन हमें सही सोचने की क्षमता प्रोवाइड करती है। तो जैसे जैसे मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस की बात करें, तो जब जो इंडियंस जो है एजुकेट हुए तो उनके दिमाग में लिबरल थिंकिंग आई कि इंडिविजुअलिज्म और मेरिटोक्रेसी ही सब कुछ है। इंडिविजुअलिज्म का मतलब समझते हो, और मेरिटोक्रेसी। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म का मतलब ये होता है कि कास्ट से हट के भी उस बंदे की एक पहचान है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरिटोक्रेसी की मतलब होता है कि उसके अंदर जो टैलेंट है वो उसकी पहचान है, ना कि उसकी कास्ट नहीं है उसकी पहचान उसके मेरिट है। ठीक है, और जब हम बात कर रहे हैं मॉडर्न एरा की, तो जब इंडस्ट्रियल जॉब्स जो हैं उनमें रिक्रूटमेंट होता था, जैसे कि मुंबई की जो कॉटन वो टेक्सटाइल मिल्स की बात कर रहे हैं हम, या फिर कोलकाता की जूट मिल्स। याद रखना कहाँ की क्या, कोलकाता के जूट मिल्स, क्योंकि वहाँ पे हुगली रिवर है तो जूट जो है वो वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर जूट होता है। बांग्लादेश के साथ साथ काफ़ी सारा हमारा जूट प्रोड्यूसिंग एरिया चला भी गया। बैक टू द पॉइंट, तो जब यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर इंडस्ट्रियल जॉब के लिए रिक्रूटमेंट हो रही है तो वो कास्ट बेसिस पे नहीं हो सकती। ठीक है, देख के नहीं लगे कि तुम इस कास्ट के हो या नहीं हो, बट कास्ट जो है इतना टुच्चा सा तो वो है नहीं इंस्टीट्यूशन की एक बारी में हट जाएगा। कास्ट जो है ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो रेजिलिएंट रहा है। ठीक है, अगर हम इनकी भी बात करें तो हालांकि कास्ट जो है वो मोटे मोटे तौर पर मैटर नहीं करते थे, लेकिन जैसे अगर नौकरी लगवानी है तो हम किसका यूज़ करेंगे? रिश्तेदार। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि आज की दुनिया में हमें कनेक्शन चाहिए या फिर रिलेशन चाहिए, कि अगर हमारा किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में, किसी जगह पे कोई हमारा बंदा जान पहचान का है हमारा, तो हम उस फैक्ट्री में लग जाएंगे, यही वाली बात है। ठीक है, और इसके अलावा भी जो अनटचेबल्स हैं उनके खिलाफ बहुत ही तकड़े प्रेजुडिस तभी भी चल रहे थे। और सबसे बुरी बात तो ये है कि सिटी में हम चेंज देख रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, सिटी में हो रहा है, लेकिन विलेजेस की बात करें तो विलेजेस में ये इंस्टीट्यूशन अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। इसके अलावा कहाँ स्ट्रॉन्ग था? सबसे स्ट्रॉन्ग जो रहा है वो रहा है कल्चरल और डोमेस्टिक स्फेयर में। मतलब घर घर का जो एरिया है, ये हमारी पब्लिक लाइफ की बात हो गई, घर घर का जो एरिया है वहाँ पर अभी भी कास्ट सिस्टम बेहद इम्पोर्टेंट रहा है। ठीक है, एंडोगेमी की बात करें तो जो कास्ट एंडोगेमी है वो थोड़ी बहुत चेंज हुई है, मॉडर्नाइजेशन की वजह से चेंज हुई है, और थोड़ी बहुत कास्ट बाउंड्रीज़ के बाहर भी शादियाँ होने लगी है। बट अगर हम बात करें ना, एक बहुत ही अच्छी बात है, अगर देखो ब्राह्मण है, बनिया है और राजपूत है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये तीनों अलग कास्ट है ना, C1 C2 C3, इनमें आपस में वेडिंग्स हो रही हैं, लेकिन अभी भी जैसे ये पूरा ग्रुप है इसको अपर कास्ट का ही मानते हैं। ठीक है, अपर कास्ट का ही मानते हैं इस ग्रुप में, लेकिन अगर चमार और इन सब की बात करते हैं, नॉट टेकिंग एनी स्पेसिफिक नेम, ठीक है, जस्ट लोअर कास्ट पीपल की बात करते हैं, इनमें और इनमें शादी होना अभी भी क्या है? रेयर चीज़ है। इसके बाद करें कि अगर कास्ट की बात करें तो सबसे जो तकड़ा वाला चेंज आया, सबसे वाला तकड़ा वाला जो सबसे इवेंटफुल बात रही है कास्ट को लेकर इंडिपेंडेंस के बाद, वो रही है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में कास्ट का कैसा यूज़ होता है वो हम सब ने 10th में भी पढ़ रखा है। और कास्ट के बेसिस पर क्या हो सकता है? लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है, इलेक्शन जीते जा सकते हैं, और ये चीज़ केवल बोलने की बात नहीं है। स्टैटिस्टिक्स अगर देखें पुराने टाइम के, तो कास्ट का पॉलिटिक्स का और कैसा रिलेशन रहा है वो हम सब जानते हैं, वो सब हम देख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास जो एक सोशोलॉजिस्ट थे। ठीक है, कास्ट के संदर्भ में बात करें, कास्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो इन्होंने 2 शब्द दिए, संस्कृताइजेशन और डोमिनेंट कास्ट। संस्कृताइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई लोअर कास्ट का बंदा है, LC, ठीक है, लोअर कास्ट का बंदा है, वो अपने सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। कैसे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है? अपर कास्ट को फॉलो करके।
अब फॉलोज का पीछे पीछे चलना नहीं होता है। फॉलो करने का मतलब है कि जो वो रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं उन्हें रिचुअल्स को परफॉर्म करके, ठीक है, जैसे वेजिटेरियन बनना और धागा बांधना, सेक्रेट धागा जो बांधा जाता है कलाया, ठीक है, प्रेयर्स परफॉर्म करना, रिलीजियस सेरेमनी करना, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और संस्कृताइजेशन जो है उसका इकोनॉमी से भी बड़ा अच्छा ताल्लुकान है कि अगर संस्कृताइजेशन में क्या है कि लोअर कास्ट जो है पर उठने की कोशिश कर रहा है तो उसे इकोनॉमिकली उठना ज़रूरी है, ठीक है। तो संस्कृताइजेशन और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं। इसके बाद बात करें तो ये है डोमिनेंट कास्ट की। डोमिनेंट कास्ट क्या था कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो लैंड राइट्स क्या हुए, ज़मींदार से छीन लिए गए। ज़मींदार से छीन के जो उनके नेक्स्ट लेयर थी, ये जो हमारी एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें भी लेयर्स थी। मतलब जो फाइनली जो बंदा टिल कर रहा है लैंड को, उस पर खेती कर रहा है, और जो ऊपर ऊपर ज़मींदार है उसके बीच में भी लेयर्स थी। कुछ लोग जो बीच के देख रेख करते थे वो वाले लोग, ठीक है। तो क्या हुआ, बीच वाली जगह जो लोग थे उनको दे दी ज़मींदार को, ज़मींदार से लेके, क्योंकि ज़मींदार एक्सप्लॉयटेटिव थे। तो गवर्नमेंट ने उनसे लेकर जिन कास्ट को दी उन्हें बोला गया डोमिनेंट कास्ट। जो डोमिनेंट कास्ट है न्यूमेरिकली भी, यानी कि नंबर वाइज देखा जाए तो भी काफ़ी बड़े हैं और इनके पास बहुत सारी खूब सारी ज़मीन भी आ गई, ठीक है। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स जो थे, जो अपनी उनकी खेती वेती की ज़मीन जो गाँव में है और बाकी सब उनका अर्बन एरियाज़ में अपने सिटीज़ में रह रहे हैं, वो उनकी ज़मीन ले लेकर इनको दे दी। अगर यहाँ पे बात करें कि कौन कौन सी डोमिनेंट कास्ट बताई गई हैं तो ये आ जाता है इंपॉर्टेंट चीज़। बिहार की बात करें, बिहार में यादव्स को डोमिनेंट कास्ट बता रहे हैं, और यूपी में भी, बिहार और यूपी में यादव्स को डोमिनेंट कास्ट बता रहे हैं। कर्नाटका की बात करें तो वो कलिगाज। आंध्र प्रदेश की बात करें तो रेड्डीज और खम्माज। पंजाब की बात करें तो जाट। हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करें तो भी जाट्स, ठीक है। और गुजरात की बात करें तो पाटीदार्स। तो ये कुछ डोमिनेंट कास्ट बताई गई हैं कि इन इन जगह पर ये जो कास्ट रही हैं ये डोमिनेट रही हैं। इसके बाद एक छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ हमारा टॉपिक बिल्कुल क्लीन चट साफ हो जाने का। ये जो टॉपिक है ये समझने वाली बात है, समझो इस चीज़ को, ठीक है। इंडिपेंडेंस हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि जो पढ़ी लिखी क्लास थी, जो अपर क्लास थी, उनके पास पहले से ही एजुकेशन की एक्सेस थी, ठीक है। पहले से ही वो बस्ता बांध के किताब लेके स्कूल जाते थे, उनके पास एजुकेशन थी, उनके पास रिसोर्सेज थे। तो जब उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली, पब्लिक अपॉर्चुनिटीज़ मिली, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिली, तो उन्होंने ऑब्वियसली उस चीज़ को ग्रैब किया और वो लाइफ में आगे बढ़ गए। लोअर कास्ट जो ना कभी बस्ता लेके स्कूल गए, उन्हें ये चीज़ हक ही नहीं थी ना, उनको ये चीज़ हक ही नहीं थी, तो हक नहीं था, इस वजह से जब पब्लिक अपॉर्चुनिटीज़ की बात आई तो वो पीछे रह गए, ठीक है। तो दो चीज़ें जो बिल्कुल डिफरेंट हुई, पैराडॉक्सिकल सिचुएशन। पैराडॉक्सिकल सिचुएशन का मतलब होता है, पैराडॉक्सिकल कह लो या जुक्स्टापोजिशन कह लो, जुक्स्टापोजिशन कह लो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दो अलग अलग चीज़ें हो रही हैं सेम टाइम पर, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे जैसे अपर कास्ट आगे बढ़ते चले गए, ठीक है, तो उनकी जो इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट जनरेशन निकली थी उसके बाद थर्ड जनरेशन, ठीक है, थर्ड जनरेशन आने आने तक उनके पास खूब सारी इकोनॉमिक कैपिटल, एजुकेशनल कैपिटल उनके पास थी, उनके पास लाइफ के पूरे चांसेस रहे। तो उन्होंने ये चीज़ महसूस करी कि कास्ट जो है उनकी पब्लिक लाइफ में कोई रोल प्ले नहीं करता है। कास्ट जो है वो मैरिज और किनशिप तक ही उनके लिए रिलेटिव, वो उनके लिए किसी रिलेवेंस का है, ठीक है। मैरिज और किनशिप, किनशिप मतलब रिश्तेदारी तक, ठीक है, कुणबा, वहीं तक जो है कास्ट की इम्पोर्टेंस है। और प्रिविलेज्ड ग्रुप या फिर अपर कास्ट जो पीपल थे वो और प्रिविलेज्ड होते चले गए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें SC ST या फिर बैकवर्ड पीपल की, उनके लिए कास्ट और भी ज़्यादा विजिबल हो गई थी। मतलब कि इन लोगों ने देखा कि हम पढ़ लिख के आगे बढ़ गए, कास्ट का पब्लिक लाइफ में कोई रोल नहीं है। यहाँ पर उन्होंने महसूस किया कि हमारी कास्ट की वजह से हम लोग पीछे छूट गए, ना हमारे पास एजुकेशनल कैपिटल है, ना हमारे पास सोशल कैपिटल है, ना हमें हमारा एजुकेशन नहीं मिली है, हमारे पास ज़मीन जायदाद भी कुछ भी नहीं है, और हमारे को हमेशा वो किया गया है, डोमिनेट किया गया है, तो हमारे पास तो कुछ चीज़ है ही नहीं। इन्होंने और सफ़र किया। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, भेदभाव के जो तरीके होते हैं वो सब, इनके पास जो आखिरी एक वो था रास्ता था, वो था रिजर्वेशन। अब एक बंदा रिजर्वेशन लेगा, XYZ बंदा है, वो रिजर्वेशन ले रहा है, वो ये कह के ले लेगा कि हाय मेरा नाम राम है, मुझे रिजर्वेशन दे दो। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा होता नहीं है।
मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर उसे रिजर्वेशन चाहिए तो उसका लोअर कास्ट का होना ज़रूरी है। तो इनके लिए कास्ट जो है वो ज़्यादा विजिबल हो गई थी, विजिबल फीचर बन गई थी। तो एक टाइम पर ये जो दो चीज़ें हुई हैं इनको बोला गया जुक्स्टा पोजिशन। यहीं पे हमारा जो कास्ट का इंस्टीट्यूशन है वो फिनिश होता है। थैंक यू।